आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुगल सम्राट अकबर की प्रशासनिक प्रतिभा और उनके साम्राज्य निर्माण की रणनीतियों पर गहराई से चर्चा करेंगे। यकीन मानिए, ये महज इतिहास के पन्नों को पलटने की बात नहीं है, बल्कि ये डिकोड करने के बारे में है कि कैसे एक व्यक्ति ने इतनी जटिल और विविध जमीन को एक बेहद मजबूत सेंट्रलाइज्ड ढांचे में बदल कर रख दिया। जरा 16वीं सदी के भारत के बारे में सोचिए। एक विशाल और बटा हुआ भूभाग, इतनी अलग अलग संस्कृतियां, धर्म और भाषाएं। ऐसे में पूरे साम्राज्य को एक धागे में कैसे पिरोया जाए, स्थिरता कैसे लाई जाए? इसी दिलचस्प सवाल का जवाब हमें उस बेहद सिस्टमैटिक अप्रोच में मिलेगा जिसे आज हम यहाँ बारीकी से समझने वाले हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम मुख्य रूप से इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। अकबर का शाही दृष्टिकोण, साम्राज्य की वास्तुकला, मनसबदारी व्यवस्था, अबुल फजल और उनके दस्तावेज, और अंत में सुलह कुल की विरासत। तो चलिए सबसे पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं, अकबर का शाही दृष्टिकोण। 1556 से लेकर 1605 तक लगभग 50 सालों का लंबा शासन। इस दौरान अकबर ने विरासत में मिले एक कमजोर और डगमगाते हुए राज्य को एक बेहद मजबूत और स्थायी नौकरशाही में तब्दील कर दिया। ये वो दौर था जब भूमि राजस्व से लेकर सैन्य संगठन तक कई शानदार बदलाव जमीन पर उतारे गए। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, साम्राज्य की वास्तुकला। अकबर का वो विशाल दृष्टिकोण सचमुच पत्थरों पर उकेरा गया था। फतेहपुर सीकरी कोई आम शहर नहीं था, ये अपने आप में एक विचार था। स्थानीय लाल बलुआ पत्थर से बनी इन इमारतों में फारसी, हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का ऐसा बेहतरीन मिश्रण था जो पूरे साम्राज्य की विविधता को एक ही राजधानी में समेट लेने का एक शानदार प्रयास था। और हाँ, ये वास्तुकला सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। इसे इस तरह से देखिए, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद इतनी बड़ी बनाई गई थी कि उसमें एक साथ 10,000 नमाजी आ सके। किसी भी शासक के लिए अपनी असीम सत्ता की भव्यता दिखाने का ये एक अचूक तरीका था। हमारी चर्चा का तीसरा अहम पड़ाव है मनसबदारी व्यवस्था। अब जैसे साम्राज्य को लाल बलुआ पत्थर से खड़ा किया गया था, वैसे ही प्रशासन को भी एक बेहद अनोखी और सुगठित मशीनरी से बनाया गया। ये व्यवस्था पहले की तुर्को-मंगोल सैन्य संगठन की दशमलव प्रणाली पर आधारित तो थी, लेकिन मुगलों ने इसे पूरी तरह से एक नए सांचे में ढालकर साम्राज्य की रीढ़ बना दिया। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात ये दोहरी रैंक प्रणाली है। इसे आप आज के कॉर्पोरेट पे ग्रेड की तरह समझ सकते हैं। जात से एक कुलीन व्यक्ति का पदानुक्रम और व्यक्तिगत वेतन तय होता था, जबकि सवार ये तय करता था कि उसे कितने घुड़सवारों की टुकड़ी मेंटेन करनी है। ये सैन्य शक्ति और खजाने के बीच तालमेल बिठाने का एक बहुत ही तार्किक तरीका था। इन पुराने रिकॉर्ड्स को देखना वाकई दिलचस्प है। इनमें साफ दिखता है कि ये सिस्टम कितना बारीक और माइक्रो मैनेज्ड था। कमांडरों को 10 की छोटी इकाइयों से लेकर 10,000 तक की बड़ी इकाइयों में बहुत ही सटीकता से बांटा गया था, ताकि हर वक्त सैन्य तत्परता बनी रहे। ये टेबल उस बड़े विजन और इस माइक्रो मैनेजमेंट के बीच के फर्क को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। जात और सवार का ये अंतर दिखाता है कि कैसे प्रशासन हर एक मनसबदार के वेतन और सेना के आकार को कंट्रोल कर रहा था। ये कोई साधारण बहीखाता नहीं था, ये पूरी तरह से एक मास्टर स्ट्रोक था। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे विषय की ओर, अबुल फजल और उनके दस्तावेज। अगर हम इतिहास को एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो यह जानना बेहद आकर्षक लगता है कि कैसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने बहुत ही चतुराई से एक वैचारिक आख्यान गढ़ा। उन्होंने अकबर को इंसान कामिल यानी एक परफेक्ट या पूर्ण मानव के रूप में पेश किया। यह सिर्फ राजा की तारीफ नहीं थी, यह उनके शासन को न्याय संगत ठहराने का एक सोचा समझा टूल था। अबुल फजल असल में एक बौद्धिक विद्रोही थे। उन्होंने पुरानी परंपराओं यानी तकलीद पर आंख मूंद कर भरोसा करने का कड़ा विरोध किया। इसके बजाय उन्होंने तर्क और समझ यानी अक्ल को शासन का आधार बनाने की वकालत की थी। इसी सोच के कारण दरबार ने पारंपरिक हिजरी कैलेंडर को छोड़कर एक नए युग की शुरुआत भी की थी। और ये विचार तो बहुत ही शक्तिशाली है। सम्राट को सीधे ईश्वर के प्रकाश या फर-ए-इज़्दी का स्रोत बताकर अबुल फजल ने पारंपरिक धार्मिक रूढ़िवाद को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इससे हुआ ये कि अकबर का परम अधिकार सिर्फ राजनीति पर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता पर भी स्थापित हो गया।
और अब हमारे एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सुलह ए कुल की विरासत। सुलह कुल, जिसका मतलब है पूर्ण शांति। ये वो शानदार कॉन्सेप्ट है जिसने वास्तुकला में दिखाई देने वाले समन्वय को शासन के एक वास्तविक दर्शन में बदल दिया। इसका सीधा सा मकसद था ताकत या बल के बजाय करुणा और सहिष्णुता के जरिए उपमहाद्वीप के गहरे विभाजनों को सुलझाना। अबुल फजल के इन शब्दों पर जरा गौर करें। ये कोटेशन उस सद्भाव की कहानी को बहुत ही खूबसूरती से समेटता है जिसने अकबरी युग को एक अलग पहचान दी। एक तरफ मनसबदारी के सख्त और सटीक आंकड़े अपना काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सुलह ए कुल की ये वैचारिक ढाल साम्राज्य के लोगों को एक साथ जोड़े हुए थी। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि आज के दौर में हम इन ऐतिहासिक चीजों से क्या सीख सकते हैं। समावेशी दर्शन, एक सटीक वैचारिक आख्यान और सख्त प्रशासनिक ढांचे का ये जो तालमेल था, वो आज के हमारे विविधता भरे समाजों के लिए कितना प्रासंगिक है। सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और गहराई से सोचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।